नमस्कार दोस्तों, प्रभु राम आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। आज हम जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय वर्गीकी का अध्ययन करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने जीव विज्ञान की उपशाखाएं तथा दूसरा जैव विकास का अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम वर्गीकी के अंतर्गत मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप तथा जंतु जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके अलावा कीट वर्ग, स्वपोषी, परपोषी, विबंधक या अपघटक, उत्पादक एवं उपभोक्ता इत्यादि सभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इन सब का अध्ययन करेंगे और इन्हें उदाहरण सहित समझेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु, अक्षर, शब्द, संख्या को उसके रंग, आकार, लक्षण या किसी अन्य गुण के आधार पर किसी वर्ग या समूह में रखना। जैसे शेर की बात करें तो इसे हम 4 पैर वाले जानवरों के समूह में रख सकते हैं, मांसाहारी जानवरों के समूह में रख सकते हैं। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। सन 1753 में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीसीज नेम कहलाता है। उदाहरण के लिए द्विपद नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नियमों के अनुसार आम का सही वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका लिन है। नामकरण की यह प्रणाली कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी। मैगीफेरा इंडिका में मैगीफेरा वंश दर्शाता है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट प्रजाति को दर्शाता है, और लिन जीव वैज्ञानिक लीनियस के नाम से लिया गया शब्द जिन्होंने पहली बार आम के प्रजाति का वर्णन किया था। लेडीबग का वैज्ञानिक नाम हार्मोनिया एक्सिरिडिस है। हार्मोनिया पहला भाग जीन्स या वंश है एवं वैज्ञानिक नाम का दूसरा भाग एक्सिरिडिस प्रजाति है। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में व्हीटेकर की 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी गई। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत 1 मोनेरा, 2 प्रोटिस्टा, 3 कवक, 4 पादप तथा 5 जंतु में विभाजित किया है। पहला है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक का अर्थ है जिनके कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कोशिका वाले अध्याय में करेंगे। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत मुख्यतः माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया या जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं और जीवाणु जीवों को ही शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। नील हरित शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहां जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो यूनानी शब्द काइनोस अर्थात नीला से पड़ा है। जीवाणु सरल, अतिसूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। प्राय इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बड़ा करके दिखाता है। जीवाणु मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु प्रपोषी हेटेरोट्रॉफिक तथा स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। स्वपोषी जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परपोषी जीव वे होते हैं जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। परपोषित जीवाणु या परपोषी वर्ग कार्बन के सेवन के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में इमेहरितलवक क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। रसायन संश्लेषी जीवाणु आर्किबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मीथेनोजेन समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। राइजोबियम जीवाणु, यह जीवाणु फलीदार पादपों या दलहनी फसलों की जड़ों में मौजूद गांठों नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। राइजोबियम सहजीविता सिम्बियोसिस का जीवन यापन करते हैं।
जहां एक ओर ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। ध्यान रहे, सहजीविता शब्द का अर्थ है एक साथ रहना। सिन का अर्थ एक साथ, वही बायोस का अर्थ जीवन है। सहजीविता में सभी अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें दो जातियां वास्तव में एक साथ रहती हैं, चाहे लाभ हो या हानि। मोनरा जगत के बाद दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जल में रहने वाले एककोशिकीय यूनिसेल्युलर, सुकेंद्रकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव आते हैं। यूकैरियोटिक का अर्थ कोशिका में वास्तविक केंद्रक उपस्थित। इसके अंतर्गत सभी जीवों को शामिल किया जाता है। प्रोटिस्टा जगत में अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। शैवाल एल्गे, पर्णहरिमयुक्त क्लोरोफिलस, संवहन ऊतक रहित नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स हैं। इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। उपर्युक्त वाक्य में पर्णहरित, हरितलवक, पर्णहरिम या क्लोरोफिलिक प्रोटीनयुक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते हरे रंग का दिखता है। थैलोफाइटा को शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, लाइकेन आदि असंगत जीवों का समूह माना जाता है। इसके अंतर्गत अधिकांश जलीय ही आते हैं। ऐसे ऊतक जो जल, खनिज लवण तथा पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, इन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये अधिकांशत जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों, पिगमेंट्स के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी अर्थात हरा शैवाल, हरे वर्णक के कारण। दूसरा है रोडोफाइसी अर्थात लाल शैवाल, लाल वर्णक के कारण। तीसरा है फियोफाइसी अर्थात भूरा शैवाल, भूरे वर्णक के कारण। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ध्यातव्य है कि शैवालों की विभिन्न प्रजातियों में से कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत दूसरा है लाइकेन। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। वास्तव में लाइकेन 2 पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक है शैवाल या एल्गे और दूसरा है कवक या फंगस हैं। किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य अर्थात दोनों एक दूसरे पर आश्रित होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। इस साहचर्य में अधिकांशत कवक ही होता है, अर्थात कवक की संख्या ज्यादा होती है, जो शैवाल वाले अंग के ऊपर एक थैले की भांति आवरण होता है तथा थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से ही लाइकेन को एक विशेष आकार और संरचना प्राप्त होती है, जिससे लाइकेन कई कुल और जातियों में विभक्त हो जाते हैं। जंतु जगत में तीसरा है कवक, फंजाई। कवक पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत अधिकांश जलीय आते हैं। ये परपोषी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल और कवक में प्रमुख अंतर। पहला है शैवाल में क्लोरोफिल मौजूद रहता है, लेकिन अलग अलग रंग होने की वजह से यह छिप जाता है। आपको यह भी बता दें कि शैवाल का रंग हरा, नीला, भूरा और लाल होता है, वहीं कवक में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। दूसरा है शैवाल खुद से ही अपने भोजन को बनाते हैं, जबकि कवक खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। कवक अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। तीसरा है कवक परपोषी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वही शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। चौथा है शैवाल एक प्रकार का जलीय पौधा है, वही कवक एक प्रकार का जीव है। शैवाल और कवक में समानता, ये दोनों ही पर्णहरिमयुक्त क्लोरोफिलस, संवहन ऊतक रहित नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स हैं। दोनों दिखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं। दोनों जल या नामी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। कवक और शैवाल दोनों यूकेरियोट्स या जीव हैं। अगला है कवकमूल मिकोरिजा। ये कवकों तथा उच्चतर पादपों जैसे बड़े पौधे या पेड़ आदि की जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य सिम्बियोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करता है। कवक और कवकमूल में अंतर होता है। दोनों को एक ही समझने की गलती न करे। जहां कवक एक जीव है, वही कवकमूल कवक और पेड़ बड़े पौधे के मध्य जो संबंध होता है उसे कहते हैं। जैसे कवकमूल बराबर कवक प्लस पेड़ पौधे की जड़। कवकमूल से कवक और उच्चतर पादप दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक, फंगस,
मृदा से खनिज, लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। अगला है खमीर। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। यह शर्करायुक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक का उदाहरण है। खमीर, यीस्ट और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक या फफूंद ही हैं। ये पर्णहरिम रहित तथा संवहन ऊतक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। खमीर एस्कोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। प्राणी जगत में अगला और चौथा है पादप जगत। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखें जिसे समझना अत्यंत जरूरी है। पहला है प्राथमिक पोषक या उत्पादक। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। अगला है उपभोक्ता या कंज्यूमर। उपभोक्ता, कंज्यूमर, परोपजीवी होते हैं, अर्थात ये दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी या हर्बिवोरस जंतु प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे हिरण, खरगोश आदि जो पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को ही भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, जैसे चूहा, कौवा, बिल्ली, मनुष्य आदि। इन्हें सर्वाहारी की श्रेणी में रखते हैं। अगला है तृतीयक उपभोक्ता। ये मांसाहारी होते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे भेड़िया, लोमड़ी, शेर आदि। विबंधक या अपघटक डिकम्पोजर मृतोपजीवी होते हैं, जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। शाक, झाड़ी और वृक्ष में अंतर। शाक कोमल तने वाले छोटे पौधे होते हैं, उदाहरण मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैगन। झाड़ी पौधों में मुख्य होता है। इसका तना काष्ठीय यानी कठोर होता है और छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पौधों की ऊंचाई 2 अथवा 3 मीटर से अधिक नहीं होती, उदाहरण गुलाब, जंगली बेर, करौंदा, नीलकांटा, गुड़हल आदि। अगला है वृक्ष। ये बड़े बड़े विशालकाय होते हैं। ये अत्यधिक कठोर होते और इनकी ऊंचाई अधिक होती है, उदाहरण नीम, आम, बरगद, पीपल, चीड़ आदि। अगला है अधिपादप, एपिफाइट्स। वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे के जड़ों, तनों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब, सहारे हेतु के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप, एरियल प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं। इसके अंतर्गत आर्किड, ऑर्किड्स के पौधे आते हैं। नेक्स्ट, सभी पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल या रूट हेयर्स एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली होती हैं। एपिडर्मिस किसी भी जीव या पौधे के सबसे बाहरी लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट, घटपर्णी या नेपेंथीस का पौधाठय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये पौधे मुख्यतः शाक, हर्ब होते हैं और दलदली या अधिक नम वाले स्थानों पर उगते हैं, जैसे मेघालय के गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ों के मध्य में। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये प्राय ऐसी मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक कलश या सुराही की भांति होती है, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला है मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट। क्या है? शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद या ज़ेरोफाइट कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। जल के वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है। इनके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल, फ्लैशी हो जाते हैं। मरुद्भिद पौधों की जड़ें मृदा से जल की खोज में प्राय काफी लंबी होती हैं, जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, घीकवार, एलोए, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं। घृतकुमारी या एलोवेरा एक औषधीय फसल है। फ्रिएटोफाइट्स भी मरुस्थल में पाए जाने वाले एक पौधे होते हैं, जिनमें जल को संचित के रखने के लिए विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं, जिनकी जड़ें जल की तलाश करते प्रायः 25
30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती हैं। अगला है शैलोद्भिद, लिथोफाइट या शैलोपरिक पादप, एपिपेट्रिक। वे पादप हैं जो शिलाओं या कठोर चट्टानों के ऊपर उगते हैं, अथवा चट्टान पर उगने वाले पौधे को शैलोद्भिद या लिथोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट हैं हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधे। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है लवण मृदोद्मिद, हेलोफाइट्स। उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। अगला है एम्ब्रियोनिक शूट या कली या कलिका। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह एम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। ये किसी पत्ती के कक्ष, एक्सेल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं जिनसे मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। अगला है आलू की विशेषताएं। आलू एक अंतभौमिक रूपांतरित स्तंभकंद, स्टेम ट्यूबर है। स्तंभकंद यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसमें में भोजन का संचयन, स्टोरेज हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। आलू में अनेक कलिकाएं या बड्स पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। आलू की आंखें पर्वसंधियों, नोड्स को प्रदर्शित करती हैं जिनसे नए पौधों का विकास होता है। अगला है गन्ना। गन्ना ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है जिसका तना काट, स्टेम कटिंग, आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है। इसमें भी आलू की तरह पर्व, नोड्स तथा पर्व संधियां, इंटरनोड्स पाई जाती हैं जहां से नए पौधे का विकास होता है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। अगला है मटर। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय, डिकोटाइलेडनस, शाकीय तथा एकवर्षीय पौधा है। इस पौधे का तना कमजोर होता है। ये खुद के सहारे खड़े नहीं हो पाते। इसमें सहारे के लिए प्रधान या टेंड्रिल पाए जाते हैं। यह लेग्यूमिनेसी कुल या फैमिली के अंतर्गत आता है। जिस पौधे में अंकुरित होते ही सर्वप्रथम 2 पत्ते एक साथ में उगते हैं उन्हें द्विबीजपत्रीय पौधे कहते हैं, जैसे मटर। तथा जिन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं उन्हें आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं, जैसे आम, जामुन इत्यादि। अगला है शकरकंद। शकरकंद कॉन्वोल्वुलेसी कुल का पौधा है। इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू एवं अदरक तने के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, अर्थात इनके तने ही खाने योग्य होते हैं। उसी प्रकार शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग जड़ है, उनके जड़ों को ही खाया जाता है। अगला है लौंग। लौंग या क्लोव मिर्टेसी कुल के शाइजिजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसको सूखी हुई फूलों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों तथा दंतशूल निवारक, औषधियों इत्यादि में किया जाता है। इसका जन्मस्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती है। अगला है केसर। केसर एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधों के पुष्प की वर्तिका, स्टाइल तथा वर्तिकाग्र, स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, अर्थात केसर फूलों की स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है जो कि बीज बनाने वाला भाग है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर में सैफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है जिसके कारण केसर का स्वाद तीखा होता है। अगला है हल्दी। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद, राइजोम है जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंधीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंग है। हल्दी जिंजिब्रेसी कुल का सदस्य है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है। इसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंगकारक इत्यादि के रूप में होता है। अगला है लीची। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। ये सोपबेरी परिवार का सदस्य है। ये एक प्रकार का ड्रूपी फल है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो, जैसे आम, जामुन इत्यादि। अगला है सोरोसिस। एक मांसल फल है जो पुष्पों के समूह से उगता है, जैसे शहतूत, अनानास तथा कटहल का फल। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। नेक्स्ट है काजू व सिंघाड़ा का फल, नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज जबकि लीची का मांसल बीज चोल, फ्लेशी आरेल खाया जाता है। सेब व नागशपाती का फल पोम,
जबकि खीरा खरबूजा व लौकी का फल पीपो कहलाता है। नेक्स्ट है महुआ। एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। नेक्स्ट है कुनैन। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक आवृत्त बीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका स्वाद तीखा होता है तथा इसका उपयोग जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस तथा प्रियान से उत्पन्न रोगों की उपचार में भी किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से ही तैयार की जाती है। एट्रेवीन, क्लोरोक्वीन इत्यादि औषधियां भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। ध्यान रहे कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है, अर्थात ये मादा मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है सन, पटसन, हेम्प तथा झूठ। एक पौधे के तने से रेशा प्राप्त किया जाता है। जब इनके फसल को फूल आने लगते हैं तो फसल को काटकर कुछ दिनों के लिए जल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे पौधे के तने की जो छाल रेशों से बनी होती है गलकर तने से अलग हो जाती है। फिर हाथों द्वारा पटसन के रेशों को तने से पृथक कर लिया जाता है। जबकि कपास, कॉटन को पौधों के फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला बड़ी लिंट रेशा तथा दूसरा छोटी फज रेशा। बड़ी लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि छोटी फज रेशा कम महत्वपूर्ण होते हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोस है, जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। अगला है वर्णक या रंग द्रव्य या रंजक या पिगमेंट। ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को किसी अन्य रंग में बदलकर प्रतिबिंबित करे। पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीता का पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिका जैंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपिन लाल वर्णक, हल्दी में जैंथोफिल पीले रंग के वर्णक तथा चुकंदर में विटरनीन वर्णक होते हैं। अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम पैपावर सोमनिफेरम है। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी या पोस्ता कहते हैं। इससे नोस्कापीन, पैपावरीन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फीन आदि औषधियां या ड्रग्स प्राप्त की जाती हैं। मॉर्फीन पौधे के अपरिपक्व फलों अर्थात कच्चे फल जो अभी ठीक से विकसित न हो से प्राप्त की जाती है। अफीम कच्चे पौधे के दूध, लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। नेक्स्ट, पोस्ता का पौधा एक आवृत्त बीजी पादप है, जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फीन शब्द की उत्पत्ति मार्फियस से हुई है। अफीम में मुख्यतः मॉर्फीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। अफीम का उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्राकरक के रूप में तथा अनेक औषधियों में शांतिकर सेडेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। मॉर्फीन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। अफीम की लत एडिक्शन हानिकारक होती है। नेक्स्ट, लहसुन तथा प्याज की अभिलाक्षणिक गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक हैं। सल्फर के कारण ही हमारे आंखों से आंसू आते हैं। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पूर्ण व्यवस्थित कर सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। ये अगला है कैनोला। कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है, जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डाउनी तथा बाल्डर स्टीफेंसन द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है, जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इरूसिक एसिड की मात्रा कम होती है। तेलों में इरूसिक एसिड की मात्रा अधिक होने से हृदय रोग से संबंधित समस्याएं ज्यादा होती हैं। कैनोला में इरूसिक एसिड की काफी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषक गुण भी काफी अलग होते हैं। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद उसमें उपस्थित कैप्साइसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वेर्कस सुबर है।
इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन रीजन है। अगला है ट्रिटिकल, मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई, सरसों को परस्पर संकरण करा के तैयार किया। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग परागकण का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से केले की एक नई प्रजाति को खोजा है जिसे मूसा इंडंडमानेसिस नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि सामान्य केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती हैं। यह गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गुदे का रंग नारंगी हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपने अगले अध्याय कोशिका वाले अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।